कारण ये क्यों, तो मानव का स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर शुरू करना है, ठीक है ना। तो मैं ठीक हूँ, काफी देर से बैठ के कमेंट ही पढ़ रहे थे आप लोगों के, सोच के थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। भाई साहब आपका नाम तक याद है जो बच्चे कह रहे हैं ये, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, प्लीज रिप्लाई। चंद्रमोहन कुमार जी आपका नाम नहीं पढ़े हैं, बताइए। श्री कृष्ण कुमार केसरी जी हाजिर हैं आप भी। चलो प्रणाम बच्चा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका सब स्वागत। जल्दी से आइए। मैं ठीक हूँ बच्चे, जय माँ सरस्वती। गणेश कुमार जी, चलिए गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जा सके, ठीक है ना। आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मानव स्वास्थ्य और रोग। और इसमें आज कोशिश की जाएगी कि जीवाणु द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बीमारियों के बारे में कभी पूछ सकता है, टिप्पणी के लिए 2 बीमारियां मैक्सिमम। और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु के कारण या किसके कारण होता है, ठीक है ना। चलो चलो धर्मू जी बताइए, राधे राधे। चलिए पीयूष जी बताइए। अभिषेक जी, अभिषेक का नाम लेने के लिए कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। चलो मैं ठीक हूँ बच्चों, आप लोग अपनी बताइए। और गेस्ट पेपर देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कोर्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिटेल में पढ़ने के लिए मैं कह रहा था। डिटेल में पढ़ने से आपका फायदा सिर्फ इतना था कि उससे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, बाकी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में लिखना उतना ही है जितना आपको आवश्यकता थी। तो कोशिश कीजिए डिटेल में पढ़ने की। हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप होने के लिए फिर से दे दिए हैं छांट के पूरे बुक से, जिसमें से मान के चलिए 90% ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने नहीं किए होंगे, तो अब से 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो किए होंगे। तो आप अगला ऑब्जेक्टिव जो होगा, जब भी होगा बुधवार या बृहस्पतिवार को, उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव नए तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, जो पूरी तरीके से नए होंगे, कहीं यूट्यूब पर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो हाँ वैसे ही, ठीक है ना। चलो तो आज की पहली क्लास मानव स्वास्थ्य एवं रोग जीव विज्ञान के। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही लिखते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक। तो इसकी परिभाषा में लिखना हो अगर कि रोग किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हो, समस्थैतिकता कहते हो। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, सुप्रभात बच्चे। लेकिन यदि वह जीव अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके शरीर की जैविक और रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो वो किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाती हैं, और इसी को कहा जाता है शरीर की रोगली दशा, ठीक है ना बच्चे। चलो तो सबसे पहले यही लिखा जाए। चलो लिखा जाए, जब कोई जीव जब कोई जीव जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में अपने आप को वातावरण में जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें सुनकर भी याद हो जाता है, ठीक है ना। आज 6 दिसंबर उस महान मानव का महापरिवार दिवस है जिसने, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए बच्चे, आज 6 दिसंबर थोड़ी है। जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो है तो वह यदि यह क्रिया नहीं कर पाता है तो शरीर की, तब तक बच्चे भी लाइव आ जाएंगे, शरीर की, हाँ हो रहा है सर, कभी तो मेरा नाम ले लीजिए रोशन शर्मा जी। शरीर की जैविक, ऐसा कहना जैसे नाम नहीं लिए हैं, तथा रासायनिक, जैविक तथा रासायनिक क्रिया प्रभावित होती है, क्रिया
प्रभावित होती है, जिसे शरीर की रोगली दशा कहते हैं। शरीर की रोगली दशा कहते। अब अगर कहेगा शरीर की रोगली दशा किसे कहते हैं या मानव शरीर कब रोग से ग्रसित होगा, तो इतना आप लोग लिख सकते हो कि जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया कर रहा है और वो नहीं ढाल पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये शरीर की जैविक और रासायनिक क्रियाएं क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, जिसे क्या कह रहे हो, शरीर की रोगली दशा कह रहा हो। ये लाइन समझ सकते हो आप? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, आराम से समझ जाओगे। ठीक, बताओ। आई एम लेट सर, कोई लेट नहीं हुआ, जानबूझ के थोड़ा सा इतना हमने लिखा ताकि इस बच्चे लाइव आ जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई व्यक्ति है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्रिया कर रहा है लेकिन ढाल नहीं पा रहा, जिसके कारण क्या होगा, उसका शरीर जो होगा, उसकी जैविक और रासायनिक क्रिया, ठीक है ना। ढालने में वो मुझे भी दिखा है बच्चे, बस थोड़ा सा नीचे निकल गया, कहाँ लिखे थे, ये ढालने में बिंदी, ये ठीक है ना। चलो, तो जब वो सही नहीं कर पाता है तो उसके शरीर की जैविक और रासायनिक क्रिया, जैविक क्रिया मतलब जो रोज का उसका काम है, रासायनिक क्रिया मतलब जो उसके शरीर में रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, भोजन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब चीजें, वो सब चीजें क्या हो रही हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, उसका शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा, जिसे शरीर की रोगली दशा कहते हैं। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है बच्चे, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है ना। चलो, मैं ठीक हूं। अब कह रहा है शरीर की रोगली दशा कहते हैं जिसको, चलो ठीक है। चलो, अगली बात क्या है, हाँ, WHO ने, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य आधा से भी सॉरी स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष कितना, 7 अप्रैल तो क्या मनाने का निर्देश दिया, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का क्या किया है, निर्देश दिया है कि इस दिन लोगों को जागरूक की जाए, किसके प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है ना। हाँ, तबीयत तो मेरा भी खराब हो रहा है बच्चे, तो उसको लेके परेशान ना रहो, ठीक। अगला, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है मुख्यालय, मुख्यालय इसका है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ये एक देश है, ठीक। चलो, तो अगर कहोगे शरीर की रोगली दशा, कमेंट आ रहा है बच्चे पर पढ़ाई भी ध्यान दो, शरीर की रोगली दशा कैसे कहते हो तो जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करे और उसे न ढाल पाए, जिसके कारण उसके शरीर की जैविक और रासायनिक क्रियाएं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए या प्रभावित हो जाए, उसे क्या कहोगे, शरीर की रोगली दशा, क्योंकि उसका शरीर किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। जिससे लोगों को जागरूक करने के लिए WHO ने प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या कहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्देश दिया है। और जो WHO का मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा में। और किस देश में है जेनेवा, तो वो है, ठीक है ना, वो है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। बच्चे ये एकदम दिमाग से निकाल दो कि लॉन्ग आंसर बड़ा है, शॉर्ट आंसर छोटा है, समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज़ हम काफ़ी दिनों से आप लोगों से कह रहे थे कि लॉन्ग आंसर चाहे बड़ा हम लिखे, चाहे बड़ा दे नोट्स में आपको, आप लोग उसको एक बार पढ़िए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे। सब्जेक्टिव में जरूरी नहीं कि 19 क्या कहते हैं उतना लिखा जाए, ठीक है ना। लिखने की जरूरत तो नहीं थी उतना, लेकिन समझने की तो जरूरत थी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है सलमान जी, ठीक है ना, भूमि कुमारी। चलो, इतनी बातें याद रखोगे। आप कह रहा है ठीक, कुछ ऐसे शब्दावली है, क्या है, शब्दावली जिसका उपयोग हम करते हैं किसमें, इस चैप्टर में, टर्मिनोलॉजी। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका उपयोग हम लोग यहां पे करते हैं। पहला शब्द है स्वभावजन्य या मूल रोग। क्या है, स्वभावजन्य या मूल रोग। तो अगर पूछे 2 नंबर पे स्वभावजन्य रोग या मूल रोग किसे कहते हैं, तो लिखोगे क्या, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। प्रणाम बच्चे,
अच्छा साथ में लिख रहा हो, चलो। तो उसमें लिखोगे क्या कि ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो, मतलब कह रहा है कि जैसे जब शुरू शुरू में कोरोना आया था तो किसी को नहीं पता था कि क्या कि कोरोना कैसे होता है, कैसे बचा जाए, कैसे उससे प्रिवेंशन लिया जाए, या जो भी चीज़ें सावधानियां क्या क्या बरती जाए जिससे हम उस रोग से बच जाएं। तो ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण, हाँ ठीक, ऐसे रोग जो सोचते हैं कि जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो, पता ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वभावजन्य या मूल रोग। तो इसमें लिखोगे क्या, ऐसे रोग, क्या लिखोगे, ऐसे रोग, ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण, वास्तविक कारण अज्ञात हो, अज्ञात हो, उसे स्वभाव, स्वभाव जन्य या मूल रोग, या मूल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोग कहते हैं। दूसरा शब्दावली, दूसरा है पैथोलॉजी। क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है बताओ कोई बच्चा तो। पैथोलॉजी, चलो किसी को पैथोलॉजी शब्द का अर्थ अगर पता हो तो उसे क्या कहोगे, तो इसे कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, चलो हाँ वैसे ही पढ़ोगे सलमान जी। लिखोगे क्या, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रोगों के, रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे रोग विज्ञान या, इसे रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। कहने का क्या मतलब, आप जब पैथोलॉजी पे जाते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह कराने, तो आप लोगों को उससे सिर्फ क्या पता चलता है, उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि क्या कारण था जिसके कारण आपको वो रोग हुआ, बैक्टीरिया था, वायरस था, या ये था, कुछ भी था, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी पता चलेगा। और कह रहा है उसके वर्तमान समय में आपके शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये पता चलता है पैथोलॉजी पर जो टेस्ट वगैरह कराते हो। और इसी पैथोलॉजी के रिपोर्ट को लेकर जाते हो किसके पास, डॉक्टर के पास, जिसके कारण डॉक्टर उसको पढ़कर आपकी क्या करता है, इलाज करता है। तो पैथोलॉजी के लक्षणों, कारण एवं प्रभावों के आधार पर किसी रोग का उपचार करना चिकित्सा कहलाता है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये दो शब्द आराम से समझ लोगे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। स्वभावजन्य रोग किसे कहोगे, ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे फिर कह रहा है ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो उन्हें स्वभावजन्य या मूल रोग कहोगे, दूसरा। ठीक है ना, अगला क्या लिखोगे, ब्लड टेस्ट से ही तो पता करोगे कि क्या कारण है, उसमें बैक्टीरिया है कि वायरस है कि क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें ब्लड टेस्ट से ही तो क्लियर होंगी। ठीक है ना, और उसका शरीर में क्या लक्षण दिखाई देगा उसको कहोगे क्या, पैथोलॉजी। ठीक है ना, चलो चलो बात समझ में आ गई होगी पैथोलॉजी। चलो अगला टॉपिक लेते हैं क्या, कि रोग होने के कारण। ठीक है ना, रोगों के कारण क्या क्या हो सकते हैं, चलो बताओ तो। रोगों के कारण, रोगों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलो बताओ क्रम से। रोगों के क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ। पहला कारण क्या होगा, दूसरा कारण, तीसरा, और भी जब याद पड़ जाएगा तो पता चला लिखा जाएगा। ठीक है ना। चिकित्सा का एक पुल है, वो भी सही है बात।
चिकित्सा ही उसी की सहायता से करते हो, ठीक है ना। तो पहले रोग उत्पादक में लिखोगे रोग उत्पादक जीव, क्या लिख सकते हो, रोग उत्पादक, रोग उत्पादक जीव मतलब रोग फैलाने वाले जीव। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हो, एक तो जीवाणु लिख सकते हो, दूसरा विषाणु लिख सकते हो, तीसरा कवक लिख सकते हो, चौथा कृमि लिख सकते हो, प्रोटोजोआ लिख सकते हो, प्रोटोजोआ हो सकता है, प्लाज्मोडियम भी हो सकता है, एक्सेट्रा, इसके अलावा आदि भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या लिखते हो रोग होने का, हाँ लिखे तो हो, चलो कोई बात नहीं बच्चे, सफाई करना भी अच्छी बात है, ठीक है ना। आनुवांशिक रोग हो सकते हैं, आनुवांशिक रोग हो सकते हैं, आनुवांशिक कारण हो सकता है। आनुवांशिक रोगों में क्या पढ़ सकते हो, हीमोफीलिया पढ़ते हो, हीमोफीलिया पढ़ते हो, एक वर्णांधता पढ़ते हो, वर्णांधता पढ़ते हो, रंजकहीनता पढ़ते हो, रंजकहीनता पढ़ते हो, और क्या पढ़ते थे, हाइपरट्राइकोप्सिस पढ़ते थे, हाइपर ट्राइकोप्सिस, हाइपरट्राइकोप्सिस पढ़ते थे, जिसमें पुरुषों के कान पर लंबे बाल उग जाते थे, और इसके अलावा और भी थे। तीसरा क्या लिख सकते हो, तीसरा क्या लिख सकते हो इसके अलावा रोग उत्पादक जीव में, तीसरा लिख सकते हो वातावरणीय कारक, वातावरण ऐसा हो जाए, जहां मच्छर देवता बैठ गए भाई, कहाँ बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं, वातावरणीय कारक हो सकता है या कारण हो सकता है, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण व्यक्ति बीमार हो जाए। चौथा क्या लिख सकते हो, आहार संबंधी असंतुलन, असंतुलन, हम खाना ऐसा खाने लगे हैं जिसके कारण हम दैनिक दिनचर्या खराब हो गई। पांचवा लिख सकते हो दैनिक दिनचर्या, हमारी डेली लाइफ खराब हो गई, सोने उठने जगने काम का टाइम ये सब फिक्स नहीं है, दैनिक दिनचर्या, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, पर फिलहाल इससे ज़्यादा ना पढ़िए, आप लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपना एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो किसी भी रोग के होने के ये 5 कारण मुख्य हैं, ठीक है बच्चे। आनुवांशिक रोग वह रोग होते हैं बच्चे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जैसे ये सब है, कुछ यक्ष संलग्न होंगे, कुछ और वाई संलग्न होंगे, ठीक है ना। तो हालांकि सब यक्ष संलग्न नहीं है, केवल वाई संलग्न एक ही आपके सिलेबस में, वो भी है कौन सा, हाइपरट्राइकोप्सिस, यही लास्ट वाला, ठीक है ना। चलो, तो ये 5 कारण हो सकते हैं पैथोलॉजी, ठीक है ना, ये 5 कारण हो सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलो बताओ, तो अगर पूछेगा कहाँ गया पहला पेज, स्वभावजन्य या मूल रोग किसे कहते हो, तो पहले तो लिखोगे शरीर की रोगली दशा के बारे में, जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो वह यदि अपनी क्रिया नहीं कर पाता है तो इस क्रिया में जैविक तथा रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिसे शरीर का रोगली दशा कहते हैं। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, और वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें कुछ शब्दावली का प्रयोग किया गया। पहला, स्वभावजन्य या मूल रोग, ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो उन्हें स्वभावजन्य या मूल रोग कहते हो। दूसरा, पैथोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के कारण, प्रभाव एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। और रोग के कारण रोग उत्पादक जीव भी हो सकता है, आनुवांशिक कारण भी हो सकता है, वातावरणीय कारण भी हो सकता है, आहार संबंधी असंतुलन भी हो सकता है, और दैनिक दिनचर्या भी हो सकती है। तो बताओ, इतनी चीजें समझ लोगे कि आप अब क्या हो रहा है, रोग से ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है ना। बताओ, यहां तक समझ जाओगे, अगर यहां तक समझ जाओगे तो बताओ। उसके बाद हम लोग पढ़े जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, सिर्फ पढ़ के भी याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सीधे सीधे पूछेगा शरीर की रोगली दशा किसे कहते हैं, रोग से ग्रसित होने वाले कारणों का अध्ययन करो के बारे में लिखो, ठीक है ना। चलो, हाँ 1 फरवरी को जीव विज्ञान की परीक्षा है, हमको भी पता है, ठीक है ना। चलो, 100% जी सर। चलो, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो हेडिंग पे हम लोग लिख ही ले रहे हैं यहाँ ऊपर, ठीक है ना। जीवाणु द्वारा, इस कलर से ना लिखो, इससे लिख लो, जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग,
होने वाले रोग। तो आज जितना भी रोग पढ़ोगे वो एकदम याद कर लेना आज के आज ही, कि सबके सब किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो हो जाएगा क्या, गड़बड़। ठीक है ना। चलो, तो पहला रोग है टाइफाइड या मियादी बुखार। पहला रोग क्या है, टाइफाइड। पहली बात हम लोग करते हैं किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड के बारे में। ठीक, या इसी को हम लोग कहते हैं मियादी बुखार, मियादी बुखार, या एक नाम से और जाना जाता है इसको, आंत्र ज्वर के नाम से जाना जाता है। या लिख सकते हो क्या, आंत्र ज्वर के नाम से इसको जानते हो। ठीक है ना। तो इतने नाम हैं इसके, टाइफाइड, मियादी बुखार या आंत्र ज्वर। ठीक, पहले तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है ना, ये एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, और उस जीवाणु का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, या उसको हम लोग कहते हैं एबरथेला टाइफोसा, एबरथेला टाइफोसा। तो दो जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। तो ये एक जीवाणु जनित रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा नामक जीवाणु के क्या होता है, संक्रमण से होता है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, इस रोग के लक्षण में क्या लिख सकते हो, इस रोग के लक्षण में लिखोगे क्या, कि यह रोग एक गर्दन व धड़ वाले भाग पर, गर्दन और धड़ वाले भाग पर, धड़ वाले भाग पर लाल रंग के धब्बे होते हैं, लाल रंग के धब्बे निकल आते हैं, धब्बे निकल आते हैं। ठीक। दूसरा, यह रोग सामान्यतः 21 दिनों में क्या होता है, ठीक हो जाता है। 21 दिनों में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक। अगला पॉइंट क्या है इसमें याद रखोगे, अगला पॉइंट याद रखोगे कि इसका जो जांच है, इसका जो जांच है इस रोग का, उस जांच को हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट। क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट। और इसके उपचार हेतु क्या करते हो, इसके उपचार में प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करते हो, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हो, जैसे सिप्रोफ्लेक्सान, क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक है ना, सिप्रोफ्लेक्सान, क्लोरैम्फेनिकॉल। चलो, बात समझ में आ गया। जीवाणु हिंदी में लिखिए सर जी, हिंदी में ही लिख तो लिखा है यार। अच्छा, ये नाम यहाँ देखो सारी चीजें लिखा है, अभी इसको पढ़ना भी तो है तुमको। सैल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा कितने दिनों में ठीक होता है यह रोग, सामान्यतः 21 दिनों बाद क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आगे फिर क्या लिखो, ठीक, सिप्रोफ्लेक्सान और क्लोरैम्फेनिकॉल जैसी क्या करते हो, औषधियों का प्रयोग करते हो, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करते हो, और इसका जांच क्या कहलाता है, विडाल टेस्ट कहलाता है। तो पूरा पढ़ लोगे तब भी सारी चीजें याद रह जाएंगी, और केवल शॉर्ट नोट के तौर पे इतना भी पढ़ लोगे तब भी चीजें तुमको याद हो जाएंगी टाइफाइड के बारे में। ठीक है ना। चलो, मैरी मेलन नामक महिला, हाँ उससे संबंधित है ये चीज इसमें लिखा होगा। ठीक है ना। चलो, लिखा है टाइफाइड, मियादी बुखार या आंत्र ज्वर किसे कहोगे, यह एक जीवाणु जनित रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसके लक्षण क्या है, गर्दन धड़ वाले भाग पर लाल रंग के धब्बे और चकत्ते निकलते हैं। यह रोग सामान्यतः 21 दिनों में ठीक होता है। जांच विडाल टेस्ट कहलाता है, और उपचार है तो एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करते हो, जैसे सिप्रोफ्लेक्सान या क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक है ना। चलो, इस तरीके से शॉर्ट नोट आप लिखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है ना। चलो, हाँ बाकी तो वो तो लक्षण लिखोगे कि बीपी बढ़ जाता है, घबराहट होता है, चक्कर आने लगता है, ये सब तो हर बीमारी में कॉमन है। ठीक है ना। तो उसको तो इसमें घसीट सकते हो, तो आंसर आपका अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, 2 नंबर से ज्यादा नहीं। ठीक। अगला लिखा है जठर शोथ किसे कहोगे, वह भी लिखा है यह रोग भी सैल्मोनेला श्रेणी के जीवाणुओं की कई जातियों के संक्रमण से होता है। तो जब कह रहा है सैल्मोनेला की दोनों जातियां, एबरथेला टाइफोसा और क्या था सैल्मोनेला टाइफी, ये सारी जातियां अगर इससे संक्रमित हो जाए तो ये सब के सब इससे क्या कहलाते हैं, जठरांत्र शोथ कहलाते हैं। कहां बैठा है यार। ठीक है ना, इसे क्या कहोगे, जठरांत्र शोथ कहोगे।
ठीक ना, बात यही है। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में लिए ये सब काम आएगा कि जठर शोथ किसके कारण होता है। थैंक सर जी, थैंक यू बाबू। तो जठर शोथ होता है, बस इतना याद रखो, किसके कारण, सैल्मोनेला की विभिन्न प्रजातियों के संक्रमण से। इससे और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर क्या ये फीवर है, टाइफाइड फीवर ही होता है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या लगातार कम हो जाती है। फिर अगला है कॉलरा या हैजा, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कॉलरा या हैजा। इसमें क्या क्या याद रखोगे कि ये विब्रियो कोलेरी किसके कारण, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। पहली लाइन ये याद रखो। दूसरा याद रखोगे, दूसरा याद रखना, दस्त अर्थात अतिसार या डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें अतिसार प्रेजेंट होता है, कुछ ही घंटों में शरीर से कई लीटर जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अतः त्वचा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, पेशियों में अकड़न आ जाती है और रोगी बेहोश हो जाता है। समय पर उचित उपचार न मिलने से रोगी की शरीर मृत्यु हो जाती है। और उपचार में रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण का क्या किया जाता है, घोल चढ़ाया जाता है, मतलब वो जो बोतल चढ़ाया जाता था उसकी बात होती है। और कुछ प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब एंटीबायोटिक औषधियाँ दी जाती हैं। और वो एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या हो सकती हैं, वही सिप्रोफ्लेक्सान और क्या लिख सकते हो, क्लोरैम्फेनिकॉल। तो ज़्यादा मेहनत थोड़ी है इसमें याद करने में, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक है, एकदम याद रखना, सिप्रोफ्लेक्सान और क्लोरैम्फेनिकॉल। तो अगर पूछेगा विब्रियो कोलेरी कॉलरा किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कोलेरी के कारण। विब्रियो कोलेरी क्या है, एक जीवाणु है जिसके संक्रमण से क्या होगा, शरीर में इतना ज्यादा उल्टी डायरिया दस्त पड़ेगा कि शरीर में जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, जल की कमी को पूरा करने के लिए, बच्चा जो आप आदर्श पीटरसन क्वेश्चन कर रहे हो वो वायरस द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा बीमारियां बांधनी पड़ जाएंगी। अभी जीवाणु पर फोकस कर लो। तो उसमें क्या होता है कि शरीर में जल की कमी होने की वजह से इस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ग्लूकोज का और लवण का घोल चढ़ाया जाएगा और साथ में कुछ एंटीबायोटिक औषधियां दी जाएंगी। तो इससे संबंधित बस इतनी बातें याद रखो, ठीक है ना। विब्रियो कोलेरी, चलो वाइब्रियो, अच्छा ये वाला वाइब्रियो, वाइब्रियो लो, ठीक है ना, वाइब्रियो कोलेरी। चलो अगला कौन सा बीमारी है, डिप्थीरिया। अब इसको थोड़ा समझिएगा, अभी हम समझा दे रहे हैं। लिखा है इसमें ग्रसनी की कोशिकाओं में एक प्रकार के जीवाणु कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी हो जाने से गले में झिल्ली जैसी या स्यूडो मेम्ब्रेन जैसी संरचना बन जाती है, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और यह रोग बच्चों में अधिक होता है और रोगों से बचाव के लिए क्या किया जाता है, टीका दिया जाता है। मतलब ये है कि मान लो यह कोई व्यक्ति है, मान लो क्या थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है। श्वसन तंत्र इसका ये बनाओगे ही, नॉस्ट्रिल नाक वाला छेद, फिर ऐसे है माउथ ओरल वाला, और यहीं से आके ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पीछे की तरफ होता है भोजन की नली जो आमाशय में निकल जाता है। कहाँ पर, आमाशय में, भोजन की नली, ठीक। और आगे ये है श्वसन नली, क्या है, जो फेफड़े में जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, श्वसन नली। तो कह रहा है जब यह जीवाणु कौन सा, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, कौन सा, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, ये जीवाणु क्या हो, हमारे ग्रसनी वाले भाग में प्रवेश करे। कहाँ पर, ग्रसनी वाले भाग में क्या करे, प्रवेश करे। तो ग्रसनी वाले भाग में एक झिल्ली नुमा संरचना बनती है। क्या होती है, झिल्ली नुमा संरचना बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन, PSEUDO। स्यूडो मतलब होता है फाल्स, मेम्ब्रेन मतलब होता है आवरण, मतलब झिल्ली नुमा संरचना बनती है कुछ देर के लिए, जिसके कारण जब व्यक्ति सांस लेने की क्रिया करेगा, जब व्यक्ति क्या करता है, सांस लेने की क्रिया करता है, तो वायु क्या होती है, उसके फेफड़े में नहीं जा पाती है, यहीं पर क्या होती है, रुक जाती है, जिसके कारण रोगी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या, डिप्थीरी। तो सीधे सीधे डिप्थीरिया भी एक जीवाणु जनित रोग है जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसके संक्रमण से गले वाले भाग में, और वो भी किस भाग में, ग्रसनी वाले भाग में क्या होता है, एक झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसके कारण श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है और रोगी की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ जाएगी, इतनी बात। चलो अगला लिखा है काली खांसी या कुकुर खांसी या वूपिंग कफ। काली खांसी, कुकुर खांसी या वूपिंग कफ या परटूसिस। लिखा है यह रोग बोर्डेटेला परटूसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग ग्रसनी की कोशिकाओं, अरे ये प्रसनी क्यों लिख दिया है, यह रोग ग्रसनी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ग्रसनी की कोशिकाओं को संक्रमण हो जाता है गले में ही। इसके संक्रमण से गले में श्लेष्म की गति रुक जाती है, श्वास कठिनाई बढ़ जाती है और अंत में क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों में ही ज्यादा पाया जाता है और रोहिणी रोग
कुकुर खांसी तथा धनुक बाई में बचाव के लिए संयुक्त रूप से टीके दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हो, डीपीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीपीटी कहा जाता है। ठीक है ना, कहा गया खांसी, और ये डीपीटी, टाइपिस्ट जी को आज समझाना पड़ेगा, ये ऐसा ना करें। ठीक है ना, इसमें क्या है, सेम यही चीज है, कुछ बदला नहीं है इसके पहले वाला जो था। यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना बन रही थी, और इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी बात की जा रही है, मान लो ऐसे कोई व्यक्ति है, तो इसके गले में एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है। ऐसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसे ये तो नाक वाला हिस्सा है, ऐसे ये मुंह वाला हिस्सा। ठीक है ना, ये फिर पीछे की तरफ भोजन की नली, आगे तरफ क्या है, श्वसन की नली। ये तो फिर नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है ऐसे, जिससे क्या स्रावित होता है, म्यूकस। तो जब ये बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम का जीवाणु इस वाले हिस्से में क्या कर दे, संक्रमण फैला दे, तो जिसके कारण क्या होगा, म्यूकस का स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जब रुक जाएगा तो गले में क्या होगा, जलन वगैरह उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो जाएगा, दर्द होने लगता है। और इस बीमारी से को कितने साल के बच्चों में हो रहा है, 6 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, चलो आयु के बच्चे में क्या यार, आयु के बच्चों में क्या होता है, ही पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके उपचार हेतु 3 बीमारियों के टीके एक साथ दिए जाते हैं। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टुसिस, और तीसरा है टिटनेस। और यही एक टीका है जो सबसे पहले जन्म के 24 घंटे के अंदर भी लगाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है ना, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर लगता है। कौन सा टीका, डीपीटी का टीका। ठीक है ना, एमडी सलमान जी, आप एक ही क्वेश्चन इतनी बार लिख दिए हैं कि पूरा किसी बच्चे का हम कमेंट काफी देर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। सर क्वेश्चन बैंक में 5 नंबर में पूछता है, सर क्वेश्चन बैंक में 5 नंबर में पूछता है। इतना आकलन आप बच्चे खुद भी कर सकते हो, हम तो बता ही देंगे आपको कि काफी देर पहले बोले हैं कि इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन जीवाणु वाले से कोई नहीं आने, पर आप बच्चा काफी देर से एक ही क्वेश्चन आ गया, हम किसी बच्चे की कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताओ, अभी बाकी बच्चों का कोई सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया। देखो जैसे एक बच्चा पूछा टारगेट बोल्ट 12 कि डीपीटी का टीका संयुक्त टीका क्यों कहलाता है, क्योंकि बच्चे 2-3 बीमारियों के टीके एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जब आप टीके पढ़ोगे तो लगभग 4-5 प्रकार के टीके पढ़ोगे। ठीक है ना, सेलुलर वैक्सीन, टॉक्सिक वैक्सीन, और ये कंबाइंड वैक्सीन, प्री वैक्सीन, डेड वैक्सीन, ऐसे करके 5 वैक्सीन पढ़ोगे। ठीक है ना बच्चे, चलो चलो ऑफिशियल मॉडल पेपर सिर्फ देखने के लिए होता है कि अपने आप को देखिए कि हम कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगला है तपेदिक या टीबी, या इसी को कहते हैं क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हो। लिखा यह एक मनुष्य में घातक जीवाणुजन्य रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसके संक्रमण से फेफड़ों में होता है और जीवाणु में छड़नुमा अचल संरचनाएं बन जाती हैं। समूहों के रूप में रहकर ये रज्जु जैसी संरचना बनाते हैं और संक्रमण के लगभग 3 महीने बाद ही रोगी को क्या होता है, प्रचंड खांसी व पीड़ा तथा उच्च ज्वर जैसे शिकार जाते हैं। खांसी के साथ भूरा बलगम भी आने लगता है। गुलिकाओं में अभी समझा दे रहा है, जीवाणुओं का प्रचुरोद भवन होता है जिससे फेफड़ों में ऊतक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और गुलिकाओं के फट जाने से जीवाणु में अस्थि मज्जा वृक्क के भाग में प्रवेश कर जाते हैं। और टीबी के बचाव हेतु बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका उपचार हेतु आइसोनेजेनिक और कुछ अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब बच्चे सुनो, कहने का क्या मतलब है कि ये कोई व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति के नाक पे चोट लग गई, लग रहा है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है। एकदम आराम से समझो, याद करने की चीज नहीं है, समझ लोगे तो याद रहेगा। ठीक, ऐसे ये पीछे भोजन की नली, आगे की तरफ क्या हो जाएगी, श्वसन नली, और 2 भागों में ये फिर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ होगा एक मनुष्य का फेफड़ा और यहाँ होगा मनुष्य का दूसरा फेफड़ा। और फेफड़ों में जब पहुंचती है नलिकाएं तो प्राथमिक विभाजन, द्वितीयक, तृतीयक विभाजन होता है, लास्ट में कूपिकाएं या एल्वोलाई होती हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि टीबी जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से। ये जीवाणु सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये जीवाणु श्वसन की क्रिया से होता हुआ ऐसे वायुनाल से पहुंचता हुआ कहाँ पहुंचेगा, हमारे फेफड़ों में। कहाँ पहुंचेगा, हमारे फेफड़ों में। और फेफड़ों में जाकर क्या करेगा, प्रचुरोद भवन की क्रिया करेगा। प्रचुरोद भवन मतलब, प्रचुरोद भवन का मतलब है संख्या में वृद्धि करेगा। प्रचुरोद भवन मतलब संख्या में वृद्धि करेगा।
और वृद्धि करने से क्या होगा, यहाँ पर जो वायु कूपिकाएं हैं ये इस जीवाणु से क्या हो जाएंगी, ग्रसित हो जाएंगी, जीवाणु से ग्रसित हो जाएंगे। और ग्रसित होते ही व्यक्ति को क्या होगा, तेज खांसी वगैरह आने लगेगा। क्या आने लगेगा, खांसी आने लगेगा। खांसी के साथ क्या आएगा, बलगम आएगा, ठीक है ना। और जब यही बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल जाएगा तो वायु कूपिकाएं क्या होती हैं, जीवाणु के संक्रमण के कारण फट जाती हैं, जिसके कारण रोगी को खांसी के समय क्या आने लगेगा, रक्त आने लगेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। और इसके उपचार हेतु, उपचार में क्या कर रहे हो बच्चे, BCG का वैक्सीन या टीका लगा रहे हो। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म। तो इतनी बात आप समझ लोगे। बलगम क्या है, जो खकार के थूकते हैं तो व्हाइट कलर का निकलता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हो क्या, टीबी या तपेदिक। बात समझ लिए, याद हो जाएगा अब, हाँ याद हो जाएगा तो बताओ, याद हो जाए तो बताओ। निमोनिया कहाँ पे आ गया, निमोनिया। अब निमोनिया भी वही है, फेफड़े से संबंधित रोग है। कह रहा है कि यह रोग श्वसन नलिकाओं तथा श्वसन नलिकाओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया व अन्य कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। इस रोग की अधिक संभावना बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रायः सामान्यतः कुपोषण, धूम्रपान आदि के कारण होती है। उच्च ज्वर, वक्ष भाग में पीड़ा आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। रोग बढ़ जाने से फेफड़े की वायु कोष्ठकों में सीरम बन जाता है और जिसका भक्षण कोशिकाएं आने लगती हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है तथा बलगम आने लगता है तथा इसे प्लूरसी रोग कहते हो। और टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल आदि प्रतिजैविकों का उपयोग इस रोग में व्यापक रूप से होता है। कहने का मतलब ये है कि टीबी और उसमें निमोनिया में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब संक्रमण बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, कुछ तरल पदार्थ इकट्ठे होने लगेंगे। क्या होने लगेगा, तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ जब इकट्ठा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरसी कहते हो, प्लूरसी कहते हो। और ये लक्षण होता है किसका, न्यूमोनिया का। इसीलिए कहा जाता है कि फेफड़े में क्या भर गया, जल भर गया। कब, निमोनिया के कारण। बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो फेफड़े में जब जलनुमा संरचना होने लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निमोनिया कहेंगे। और जब तरल पदार्थ जैसी संरचना नहीं होगी तब हम उसे क्या कहेंगे, टीबी कहेंगे। बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना। बारिश हो रही है, हाँ कफ भी कह सकते हो बच्चे, चलो सही बात है, ठीक, उसे कफ भी कह सकते हो। तो निमोनिया के बारे में ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। एंथ्रैक्स, कोई बड़ी जानकारी इसमें नहीं है। अब लिखा है, यह मूलतः पशुओं में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। मृदा में मृतोपजीवी के रूप में रहता है। अधिक ताप व सूखे की दशाओं में इसमें अनंत बीजाणु का निर्माण होता है। मनुष्यों में इसका संक्रमण पशुओं के संपर्क में आने से होता है। इसके संक्रमण से त्वचा में तथा आंत में गिल्टियां, शरीर में जगह जगह गिल्टी बन जाती है, देखते होगे, बनती हैं। रुधिर के संक्रमण होने से रुधिर वाहिनियां फटने लगती हैं, जिससे व्यापक रुधिर स्राव होने लगता है। और जैव युद्ध आतंकी विधियों गतिविधियों में इस जीवाणु का उपयोग किया जाने लगा था। और उपचार हेतु क्या करते हो, पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पूछा इतना है कि गिल्टी रोग या एंथ्रैक्स रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। या ऑब्जेक्टिव में पूछता है जूनोटिक फ्लू कैसे कहते हैं, जूनोटिक फ्लू किसे कहते हैं। तो जूनोटिक फ्लू किसे कहोगे, वह रोग जो किसी जंतु के कारण मनुष्यों में फैलता है। क्या लिखोगे, वह रोग जो जंतु के कारण मनुष्यों में फैलते हैं, मनुष्यों में होते हैं या फैलते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एंथ्रैक्स क्या होता है, पशुओं के संपर्क में आने से किसमें होता है, मनुष्यों में फैलता है। मनुष्यों में इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, पशुओं के संक्रमण में आने पे। तो अगर पूछेगा, नाम दे दिया, ठीक है ना, कि जूनोटिक फ्लू किसे कहते हो, इसमें से वो 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो एक ऑप्शन गिल्टी या एंथ्रैक्स रोग भी होगा। स्वाइन फ्लू भी एक होता है जो जूनोटिक फ्लू कहलाता है, वो आगे विषाणु में पढ़ोगे, ठीक है ना, जो हाँ सुअर के बच्चे के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। चलो बात समझ आ गई। सर हमको रोग वाला चैप्टर कंप्लीट है, कोई बात नहीं बच्चे, कुछ नए बच्चे भी होंगे, ठीक। अगला, धनुकबाई या लॉक जॉ डिजीज। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो सबसे पहले उसका लोग मुंह खोलने की कोशिश करते हैं। तो टिटनेस का अन्य नाम क्या होता है, धनुकबाई। ये या करके यहां पर लिख लो सीधे, टिटनेस।
टिटनेस को ही हम लोग कहते हैं धनुकबाई या लॉक जॉ डिजीज। लॉक मतलब बंद हो जाना, जा मतलब जबड़े, दोनों जबड़ों का आपस में बंद हो जाने की क्रिया को टिटनेस कहते हो या लॉक जॉ डिजीज कहते हो या धनुकबाई कहते हो। अब ये रोग होता कैसे है, तो कह रहा है यह मानव के अत्यधिक खतरनाक रोगों में से एक है। यह रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को कोलेस्ट्रेडियम टिटेनाई या टिटेनी कहते हैं। मृदा में हर जगह पाए जाते हैं। कांटा या जंग लगी कील चुभने से या कुत्ते के आदि के काटने से, चोट लगने से संक्रमित करके कई प्रकार के ऐसे विष पदार्थ मुक्त होता है जो पेशियों में क्या करते हैं, अनियंत्रित दीर्घकालीन अंकुचन प्रेरित करते हैं, मतलब अकड़न ला देते हैं। अतः पूरे शरीर के पेशियों में क्या होती है, अकड़न उत्पन्न हो जाती है। और यह जंग लगी हुई कील चुभने या रोग अत्यधिक होता है। रोग के लक्षण संक्रमण के कुछ ही घंटों के बाद क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः जबड़ों की पेशियों में सबसे अधिक अकड़न होता है। इस रोग के बचाव हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। त्वरित उपचार हेतु एटीएस का इंजेक्शन या प्रतिजैविक औषधियों तथा पेशियों के शीतलन के लिए प्रेरित करने वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सेम चीज चलो सेम चीज क्या है, टिटनेस को हम किस नाम से जानते हैं, धनुकबाई के नाम से जानते हैं या लॉक जॉ डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण कहाँ होता है, शरीर की मांसपेशियों पर। सबसे पहला संक्रमण कहाँ होता है, जबड़े की मांसपेशियों पर, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, लॉक जॉ डिजीज कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है कि इसके उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाते हो। त्वरित उपचार हेतु जैसे आप ऑपरेशन करवाने गए, फोड़ा चिरवाने गए या चौड़ा मोटा, तो एटीएस का इंजेक्शन मतलब एक टिटनेस का भी इंजेक्शन देता है और साथ में एंटीबायोटिक भी देता है। और एटीएस का इंजेक्शन 6 महीने के लिए कार्य होता है। और इसको पूरा लिखते हैं एंटीटॉक्सिन सिरा, एंटीटॉक्सिन सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन सिरा कहते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, एटीएस का पूरा नाम अभिनंदन कुमार जी लिख दिए हम, अभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, पुनीत पीयूष जी फिगर वाली सीरीज एक पड़ी हुई है, यूट्यूब पे देख लीजिए। हालांकि फिर से एक बार हम समझा देंगे, ठीक। अगला, ताउन या बुबोनिक प्लेग। क्या है, ताउन या बुबोनिक प्लेग। प्लेग दुनिया की पहली महामारी थी, यह भी ध्यान रखना। प्रथम महामारी वाला रोग, दुनिया की पहली महामारी वाला रोग अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेग। प्राचीन काल से यह मनुष्यों को दिल दहाने वाले रोग रहा है, जिसमें महामारी या पेंडेमिक के रूप में फैलकर पूरी दुनिया के मानव की आबादियों को नष्ट किया। यह येरसेनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, जो चूहे के पिस्सू मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, को हमारे पोषद अपवाह रोग में फैलाता है, जिसको ब्यूबो कहते हैं। ब्यूबो मतलब वो शरीर हिस्सा फूल जाता है, गांठ बन जाता है, ठीक है ना, फूलने को ब्यूबो कहते हैं। इस रोग की बीमारी का नाम बुबोनिक प्लेग पड़ा। लसिका गांठों में परजीवी रुधिराणु के परिसंचरण द्वारा प्लीहा यकृत अन्य अंगों में जाता है और त्वचा के नीचे रखरखाव के कारण शरीर के सतह पर काले क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं। और इसके काले क्षेत्रों तथा मृत्यु दर अधिक होने के कारण इसे प्लेग को काली मृत्यु भी कहा जाता है। ताउन या बुबोनिक प्लेग से बचाव के लिए टीकाकरण की क्या की जाती है, क्रिया की जाती है। तो इसमें कुछ बातें याद रखिए, सभी बातों को मत याद रखिए, नहीं पूछा हुआ है। पहली बात क्या याद रखिए कि ताउन या बुबोनिक प्लेग दुनिया की क्या है, पहली महामारी है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, यह पास्चुरेला पेस्टिस और येरसेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तीसरी बात किससे होता है, तो चूहे के पिस्सू से होता है, एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है ना, रैट फ्ली। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो खटमल जैसा वो दिखेगा, ठीक है ना। चलो, अगला बात क्या रखोगे, अगला बात क्या याद रखोगे, अभी यहां नीचे लिखा हुआ था, कहां गया, हाँ, ब्लैक डेथ, काली मृत्यु किसे कहा जाता है, तो काली मृत्यु कहा जाता है किसको, ताउन को। ताउन का अन्य नाम क्या है, ब्लैक डेथ है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके उपचार हेतु क्या करते हो, टीकाकरण लगाते हो। बस इतनी बातें याद रखो, आराम से याद रहेगा सारी चीजें, ठीक है ना। चलो, यार जीवाणु जनित रोग ऑप्शन में तो बहुत सारे दे सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग जीवाणु जनित रोग को एक ही जगह लिख ले और आराम से याद रहेगा, ठीक है ना। चलो, जीवाणु जनित रोग आराम से क्या रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, ठीक है ना। चलो, टाइफाइड और फीवर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। चलो, हाँ, अगर पूछेगा ब्लैक डेथ या काली मृत्यु किसे कहते हैं, तो ब्लैक डेथ या काली मृत्यु कहते हैं प्लेग को या ताउन को। ये बात भी समझ लो, ठीक है ना, बात सही है। हाँ सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, देखो एक बच्चा आया कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। उपदंश या सिफिलिस लिखा है, यह बाह्य जननांगों, घावों, रूम पुटिकाओं या हेयर फॉलिकल पे खरोज आदि के माध्यम के प्रकार से क्या होता है, फैलता है, जो ट्रेपोनिमा पैलिडम के संक्रमण से होता है। प्राथमिक अवस्था में संक्रमित स्थान पर एक बैगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। बैगनी होगा यहाँ पे, एक मिनट सही कर लेने दो, बैगनी
बैगनी सा वृत्ताकार क्या बनता है, घाव बन जाता है, घाव बन जाता है। तथा मलाशय, होठों और श्लेष्मा के भी ऐसे संक्रमण हो सकता है। 2 से 6 सप्ताह में घाव अपने आप ठीक हो जाता है और चेचक जैसे दरोरे या पित्तिकाएं बनने लगती हैं। कुछ सप्ताह बाद त्वचा पर तथा रुधिर पर प्रसंचरण एवं तंत्रिकाओं के अंगों में लसदार पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती हैं। इससे व्यापक रुधिर स्राव, अंगघात, पागलपन आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए घातक होता है। इसके उपचार हेतु टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जैसी औषधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। गर्भवती स्त्रियों में कहा गया, टाइपिस्ट जी को लग रहा है समझाना पड़ेगा, समझाना मतलब बताना कि ध्यान से, मारना थोड़ी यार। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जीवाणु जनित के ऑप्शन के लिए सबको याद रखो। जैसे कैसे पूछेगा, उपदंश या सिफिलिस किस जीवाणु के संक्रमण से होगा, तो उसे कहोगे ट्रेपोनिमा पैलिडम के संक्रमण से होगा, पहला तो। दूसरी बात लिखोगे कि इस रोग के लक्षण क्या है, तो इस रोग के लक्षण क्या है, बैगनी रंग के क्या होंगे, वृत्ताकार धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरी बात क्या याद रखोगे, इस धब्बे कहाँ हो सकते हैं, होठ के ऊपरी भाग में हो सकते हैं, ग्रसनी या मलाशय वाले भाग में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ग्रसनी या मलाशय वाले भाग में हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि यह रोग किस कैसी स्त्रियों के लिए घातक है, तो गर्भवती स्त्रियों के लिए घातक है, क्योंकि वो रोग बच्चे में भी फैल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके उपचार है टेट्रासाइक्लिन। ये यार आज तो सही में बैठा के समझा दे इनको। टेट्रासाइक्लिन जैसी औषधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखो और कुछ नहीं। सर इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। स्नेहा झा जी, चेचक विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर बैठ समझाइए गया, प्यार से गोद में बैठा के। कौन भारती है, अभिषेक भारती, अरे बाप रे। अगला सुजाक या गोनेरिया, देखो ये ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों के था भी। सुजाक या गोनेरिया, यह रोग, इस रोग के उत्पन्न होने का जीवाणु नाइसेरिया गोनेरी है, जो शरीर के बाहर नहीं पाया जाता है। यह स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। इससे संक्रमित व्यक्तियों को, अब चाहे महिला हो या पुरुष, यूरिन त्यागते समय या मूत्र त्यागते समय जलन व उदर शूल मतलब पेट में के नीचे वाले भाग में दर्द होने लगता है और तथा फोतो वाले भाग में पीड़ा होने लगती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह जीवाणु संभोग या संक्रमण के लैंगिक संसर्ग के समय जाते हैं और इस रोग के उपचार हेतु तो पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का मतलब एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो पूछता है वह कौन सा रोग है जिसके कारण यूरिन त्यागते समय क्या होता है, तेज दर्द व जलन उत्पन्न होने लगता है, तो वो रोग कौन सा है, गोनेरी, ठीक है ना। कहां पर होता है, तो पुरुषों तथा स्त्रियों के जनन मार्ग में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ स्त्रियों भैया के जनन मार्ग में किसके कारण होता है, तो नाइसेरिया गोनेरी के कारण होता है। उपचार हेतु एंटीबायोटिक वही औषधियां पेनिसिलिन जैसे उपयोग करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता कैसे है, तो संभोग के समय या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है ना, लैंगिक संसर्ग के समय जाता है, ठीक है ना। चलो और हमारे ख्याल से लास्ट एक और बचा है, उसके बाद खत्म। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, इसे हेंसन डिजीज भी कहते हैं क्योंकि हेंसन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, खोजा था। दूसरा अगली बात क्या लिखोगे, यह मुख्यतः त्वचा का रोग होता है जिसमें हाथ, पैरों और चेहरे आदि की त्वचा के नीचे स्थित तंत्रिकाएं क्या होती हैं, घायल हो जाने से स्पर्श व पीड़ा संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं और विकृतियां आ जाती हैं अंगों में। और यह एक ऐसे जीवाणु के संक्रमण से होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं और यह रोग मनुष्यों में स्पर्श के द्वारा क्या होता है, फैलता है। इस रोग के उपचार हेतु भी एंटीबायोटिक औषधियां जैसे डिप्सोन, ठीक है ना, रैम्पिन दी जाती हैं। तो अगर कहेगा छुआछूत द्वारा होने वाला रोग क्या है, या स्पर्श के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, स्पर्श के द्वारा फैलता है। तो ये थे लगभग 12 से 13 रहे होंगे जहां तक मुझे मामला है, ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग। और फिर क्लास को किया जाता है इसके बंद, ठीक है ना। और कल पढ़ा जाएगा विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, ठीक है ना। चलो बताओ। सर इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखेंगे, देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा है कि 3 घंटे यही ले लेगा।
यार मेहनत नहीं करना चाहते आप लोग। बताओ, समझ जाओगे सारी बीमारियों के बारे में। आज जीवाणु जनित जितना है एक बार भी देख लोगे और एक जगह लिख डालोगे, बीमारी का नाम उसके सामने जीवाणु का नाम, बीमारी का नाम उसके सामने जीवाणु का नाम, तब भी याद रह जाएगा ये। बीमारी का नाम और उसके सामने जीवाणु का नाम, ठीक है ना। संगीत कुमार जी। कमेंट दिख रहा है ज्योतिष कुमार जी। चलिए एक बार पढ़ डालो, 13 है आई थिंक, 12-13 होगा। तो 12-13 जीवाणु का नाम याद करना है, बीमारियों का नाम याद करना है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा बता देते हैं क्लास में भाई साहब, देखो टाइम से खत्म नहीं होगा तो आप ही लोग चिल्लाओगे, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस भी कराना बाकी है, सबसे जरूरी चीज़। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट, आखिरी मुलाकात है, बाय, ठीक है ना। ख्याल रखो अपना और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, और मेहनत करने की ज़रूरत है तो उससे पीछे ना भागो। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जिसके कारण ये क्यों, तो मानव का स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर शुरू करना है, ठीक है ना। तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी देर से बैठ के कमेंट पढ़ रहे थे आप लोगों के, सोच के थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। भाई साहब आपका नाम तक याद है जो बच्चे कह रहे हैं ये, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, प्लीज़ रिप्लाई। चंद्रमोहन कुमार जी आपका नाम नहीं पढ़े हैं, बताइए। श्री कृष्ण कुमार केसरी जी हाजिर हैं आप भी। चलो प्रणाम बच्चा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका सब स्वागत। जल्दी से आइए। मैं ठीक हूँ बच्चे, जय माँ सरस्वती। गणेश कुमार जी, चलिए गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जा सके, ठीक है ना। आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मानव स्वास्थ्य और रोग। और इसमें आज कोशिश की जाएगी कि जीवाणु द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बीमारियों के बारे में कभी पूछ सकता है, टिप्पणी के लिए 2 बीमारियां मैक्सिमम। और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु के कारण या किसके कारण होता है, ठीक है ना। चलो चलो धर्मू जी बताइए, राधे राधे। चलिए पीयूष जी बताइए। अभिषेक जी, अभिषेक का नाम लेने के लिए कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। चलो मैं ठीक हूँ बच्चों, आप लोग अपनी बताइए। और गेस्ट पेपर देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कोर्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिटेल में पढ़ने के लिए मैं कह रहा था। डिटेल में पढ़ने से आपका फ़ायदा सिर्फ इतना था कि उससे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, बाकी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में लिखना उतना ही है जितना आपको आवश्यकता थी। तो कोशिश कीजिए डिटेल में पढ़ने की। हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप होने के लिए फिर से दे दिए हैं छांट के पूरे बुक से, जिसमें से मान के चलिए 90% ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने नहीं किए होंगे, तो हम इसे 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो किए होंगे। तो आप अगला ऑब्जेक्टिव जो होगा, जब भी होगा बुधवार या बृहस्पतिवार को, उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव नए तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, जो पूरी तरीके से नए होंगे, कहीं यूट्यूब पर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो हाँ वैसे ही, ठीक है ना। चलो तो आज की पहली क्लास मानव स्वास्थ्य एवं रोग जीव विज्ञान के। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही लिखते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक। तो इसकी परिभाषा में लिखना हो अगर कि रोग किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हो, समस्थैतिकता कहते हो। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, सुप्रभात बच्चे। लेकिन यदि वह जीव अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके शरीर की जैविक और रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो वो किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाती हैं, और इसी को कहा जाता है शरीर की रोगली दशा, ठीक है ना बच्चे। चलो तो सबसे पहले यही लिखा जाए। चलो लिखा जाए, जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें सुनकर भी याद हो जाता है, ठीक है ना। आज 6 दिसंबर उस महान मानव का महापरिवार दिवस है जिसने, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए बच्चे आज 6 दिसंबर थोड़ी है,
जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है तो वह यदि यह क्रिया नहीं कर पाता है तो शरीर की, तब तक बच्चे भी लाइव आ जाएंगे, शरीर की, हाँ हो रहा है सर, कभी तो मेरा नाम ले लीजिए रोशन शर्मा जी, शरीर की जैविक, ऐसा कहना जैसे नाम नहीं लिए हैं, तथा रासायनिक, जैविक तथा रासायनिक क्रिया प्रभावित होती है, क्रिया प्रभावित होती है, जिसे शरीर की रोगली दशा कहते हैं, शरीर की रोगली दशा कहते। अब अगर कहेगा शरीर की रोगली दशा किसे कहते हैं या मानव शरीर कब रोग से ग्रसित होगा, तो इतना आप लोग लिख सकते हो कि जब कोई जीव अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया कर रहा है और वो नहीं ढाल पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये शरीर की जैविक और रासायनिक क्रियाएं क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, जिसे क्या कह रहा हूँ, शरीर की रोगली दशा कह रहा हूँ। ये लाइन समझ सकते हो आप? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, आराम से समझ जाओगे। ठीक, बताओ। आई एम लेट सर, कोई लेट नहीं हुआ, जानबूझ के थोड़ा सा इतना हमने लिखा ताकि इस बच्चे लाइव आ जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई व्यक्ति है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्रिया कर रहा है लेकिन ढाल नहीं पा रहा, जिसकी